वो शहर जहां सरकार के ऑफिस ऊंची ऊंची इमारतों में चमकते थे और रास्तों पर नोटों की महक नहीं दिखती थी, वहां एक छोटा सा मकान था, टूटा फूटा, दीवारों पर पुरानी पट्टियां और एक अकेला बुढ़ापा जो नाम था रघुनाथ दास। रघुनाथ उम्र के उन पड़ावों पर था जहां लोग चाय की चुस्की लेकर बीती बातों में खो जाते हैं, पर रघुनाथ के पास बीती बातें नहीं थीं। उसके पास एक बेटा था, रवि। रवि ही उसका सब कुछ था। वही वो उम्मीद थी जो सर्द रातों में उसे जगाकर रखती थी। पर किस्मत पर अक्सर ऐसा झटका आता है कि इंसान की रूह तक कांप जाती है। एक हादसा, एक सड़क के मोड़ पर जिंदगी के झटके ने रवि को छीन लिया। रवि का शव, झटके में मिली खबर और उस रात की बेबसी रघुनाथ के सीने में ऐसे घुस गई कि जैसे सारा सहारा ही छीन लिया गया हो। गांव की छोटी सी धार्मिक रसोई में, सिमटी सी दुनिया में रघुनाथ ने हर संभव कोशिश की। बेटे की अंतिम रस्में, चिता की लकड़ियां, आसपास के रिश्तेदार, पर एक बात थी, बचपन से जमा वो एक छोटी सी जीवन बीमा पॉलिसी जो अब रघुनाथ की आखिरी उम्मीद थी। उस बीमा के पैसे से वो अपने बेटे का कर्ज चुका दे, ज्यादा समस्याएं न रहें, बस यही सोचकर उसने जांच शुरू की। पर यहां उस शहर की रूह काली थी। सरकारी दफ्तरों का सलूक ऐसा कि इंसान औंधे मुंह गिर जाए। सबसे पहले उसे चाहिए था मृत्यु प्रमाण पत्र, वही छोटा कागज जो किसी के लिए बस पन्ना होते हैं, पर रघुनाथ के लिए अब जीने की खिड़की था। दफ्तर पहुंचा तो सामने निकले बाबू लोग। पहले बाबू के चेहरे पर तलखी, शालीनता सिर्फ दिखावटी और माफीनामा सिर्फ पेपर का। उसने कहा, फॉर्म भरो, फोटो दो, फीस भर दो। रघुनाथ ने पूछा, कितनी फीस बाबू? बाबू मुस्कुराया, हमारे पास नियम है, नियम के बाहर सुविधा भी है। कुछ अजीब कागज चाहिए होंगे और उसकी एक छोटी सी मांग होगी। मांग का मतलब यहां सीधा था, पैसा। पैसा, रिश्वत, टेबल के नीचे हाथ। रघुनाथ ने जेब खंगाली। कुछ नोट बचे थे, पर उतने क्या करें? इतना तो नहीं है, उसने कहा। तो फिर लाइन में लगो, और याद रखना, इस शहर में कागजों के बिना इंसान आधा मरा हुआ समझा जाता है। रघुनाथ की हालत और बिगड़ी। वो भागा, अस्पताल, फिर पुलिस, फिर बीमा कंपनी, हर जगह वही ध्वनि, थोड़ा शुल्क दे दो, फास्ट हो जाएगा। पुलिस वाले ने भी कहा, सर कुछ तो एडवांस दे दो, हम रिपोर्ट जल्दी कर देंगे। बीमा कंपनी के दफ्तर में बैठे अफसर ने बोला, कागज पूरे होने के बाद क्लेम होगा, और क्लेम में भी प्रोसेसिंग चार्ज होता है, एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन फीस लगेगी। रघुनाथ ने जाना कि यह शहर न सिर्फ इंसान को अकेला कर देता है, बल्कि उसे मुनाफे की वस्तु बना देता है। हर हाथ में कटोरा, हर दिमाग में नंबर। रघुनाथ ने किसी से नहीं मांगा था, बस न्याय मांगा था, पर न्याय यहां बिकता था, और कीमत थी उसकी जान। दिन बीते, दस्तावेजों की लंबी कतारें, बाबुओं की शर्तें, थकान की रातें, रघुनाथ का मन टूटता गया। उसकी आंखों में वही छोटा सा आश का दीपक अब दम तोड़ने लगा। लोग कहते हैं इंसान हार कर भी जिंदा रह सकता है, पर जब सिस्टम ही तुमसे ऐसा कहे कि तेरी उम्मीदें तुझसे छीन ली जाएं, तब जीना बेईमानी होता है। एक शाम जब उसने फिर से पूरी ताकत से बीमा कंपनी के ऑफिस का दरवाजा खटखटाया, वहां मिले एक ठंडी मुस्कान वाला क्लर्क जो बोला, थोड़ी सी हैंडलिंग फीस दे दोगे तो पेपर फास्ट कर देंगे। रघुनाथ ने आखिरी नोट निकाल कर दिए। क्लर्क ने नोटों को लेकर कहा, और कुछ चाहिए होगा सर, सत्यापन में समय लगेगा, कुछ और लगेगा। वहीं उसी गली के मोड़ पर खड़ा एक छोटा लड़का था, अजय। अजय ने यह पूरा नजारा देखा था। बूढ़े की आंखों में जैसे आग बुझती जा रही थी। उसने सोचा, ये तो अन्याय है, ये सब गलत है, पर एक अकेला लड़का क्या कर सकता था। फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और बोला, क्यों बाबू साहब, इंसान की जरूरतों पर अंकुश कैसे लगाते हो? क्लर्क ने उसे घूरा और कहा, यह तुम्हारी समझ की बात नहीं छोटे। अंततः कागजों की कड़ी और पैसे की कमी ने रघुनाथ की कमर तोड़ दी। उसकी उम्मीदें खत्म हो गईं। बीमा कंपनी ने देर से क्लेम स्वीकार किया, पर उसकी प्रक्रिया इतनी लंबी कि रघुनाथ के पास और समय नहीं बचा था। उसने देखा कि दुनिया ने उसे अकेला छोड़ दिया है। रिश्तेदार, दोस्त सब दूर। नौकरशाही का चाकू उसकी पीठ में गड़ता गया। एक रात जब शहर सो रहा था और कर्कश सी हवा चली,
रघुनाथ ने वो आखिरी फैसला लिया जो उसे कभी वापस नहीं लाएगा। उसने ऐसा कदम उठाया जो उसकी पीड़ा का निसंस परिणाम था। सुबह जब उसे पाया गया तो शहर में खलबली मच गई। समाज के कानों कान में चर्चा थी। कुछ लोग दया कर रहे थे, कुछ ने कहा यह व्यक्ति पहले भी बूढ़ा था, बीमा का झंझट था, और कुछ लोग ये कहने लगे कि किस्मत की बात है। पर उसकी मौत ने एक चिंगारी जलाई। अजय, वही छोटा लड़का जिसने कुछ दिन पहले उस क्लर्क को चिढ़ाया था, उसने ठान लिया कि अब चुप नहीं रहेगा। उसने अपने छोटे मोबाइल से सारे पुराने वीडियो और फोन रिकॉर्ड इकट्ठा किए। उसने देखा कि कितने लोग, कितने बाबू, पुलिस वाले और कंपनी के अफसर इस जाल में फंसे थे। उसने लोगों से बात की, गांव ठाणे के लोगों को इकट्ठा किया और ये बात फैलाने का काम शुरू किया कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि समाज की हत्या है। अजय ने सबूत मांगे, बही खाते, रसीदें, बाबुओं के गढ़े हुए कागज। उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, उसने चैनलों को दिया और उसने कहा कि अगर न्याय नहीं मिला तो हम नहीं रखेंगे। लोग उठ खड़े हुए। जो पहले लज्जित होते थे अब बोलने लगे। परिवारों ने अपना दर्द साझा किया। किस तरह बाबुओं ने पैसे मांगे, किस तरह पुलिस ने उठापटक की और किस तरह कंपनियों ने नियमों का ताव दिखाया। ये आवाज अजीब ढंग से तेज हुई। स्थानीय विधायक, जिन्हें इन बाबुओं ने अक्सर संरक्षण दिया हुआ था, खामोश हुए। प्रशासन ऊपर ऊपर से हिल गया। एक संवेदनशील पत्रकार ने केस उठाया। हाईकोर्ट तक मामला पहुंचा। जांच बैठी, लोकायुक्त, मंत्री और सक्षम अधिकारी। जांच ने खुलासा किया बाबुओं की रैकेट, क्लर्क का चैनल, पुलिस के कुछ हवलदार और कंपनी में बैठे कुछ अफसर सब मिलकर गरीबों के कागजों पर नाक के नीचे नजर रखते थे और उस सत्ता में हिस्सेदारी बांटते थे। दस्तावेज, रसीदें, गवाही सब मिलते गए। आखिरकार अदालत में सबूत इतने ठोस निकले कि कोई पलटने का रास्ता नहीं रहा। कई बाबू और अफसर सस्पेंड हुए, कुछ पर मुकदमे चले और सख्त सजा हुई। बीमा कंपनी को भारी जुर्माना लगा और उस बूढ़े के परिवार, जो अब सिर्फ नाम का परिवार था, को मुआवजा दिया गया। पर मुआवजा क्या भला उस खिंची गई जिंदगी का? पर कम से कम सिस्टम ने कुछ हद तक जवाब दिया। अजय की लड़ाई ने दिखाया कि कैसे एक छोटा इंसान भी बड़े भ्रष्ट तंत्र को हिला सकता है। बस जरूरत है साहस की और सच्चाई की। उसने कहा, रघुनाथ की मौत व्यर्थ नहीं जाएगी। जो भी लोग इसकी वजह बने उन्हें सजा मिलेगी। कहानी खत्म नहीं होती, पर यही सीख देती है कि भ्रष्टाचार सिर्फ पैसों की बात नहीं, वो एक आदमी की आत्मा चुराता है। और जब उस आत्मा को वापस नहीं किया जा सकता, तब कम से कम हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके पीछे वाले दोषियों को सजा मिले। रघुनाथ की मौत ने एक नया अध्याय खोला। आवाजें उठी, लोग जागे और एक बच्चे ने सिखाया कि इंसाफ के लिए उम्र नहीं, दिल चाहिए।